हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर चल रहा था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 7 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग एम्पियर के परपति नियम है उसका अनुप्रयोग है, और जो एक अनुप्रयोग मैंने आपको वैसे तो बताया था, कई अनुप्रयोग मैंने बताया था आपको जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आज हम जो एक अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो कि आप सभी के एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है। देखिए, एम्पियर का परपति नियम पूछा जाता है, साथ में यह डेरिवेशन भी आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए सभी लोग पूरे ध्यानपूर्वक डेरिवेशन को देखेंगे और क्लास के एंड होने के बाद 2 से 3 बार सभी लोग अपने से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एम्पियर का परपति नियम होता क्या है। एम्पियर का परपति नियम होता क्या है, वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि एम्पियर का परपति नियम होता क्या है। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को तैयार है। पहले हम एम्पियर का परपति नियम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, ध्यान देना सभी लोग, और डेली के डेली सभी लोग क्लास में रेगुलर रहना। समझ लीजिए, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होगा। और आज शाम को आप सभी के लिए मैं मैराथन क्लासेस लेकर आने वाला हूं 8 बजे से, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 का। तो सभी लोग जरूर शाम को आना। ठीक है, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े रहेंगे उसके बाद भी आपसे न्यूमेरिकल्स होगा, मैं पूरी बेसिक से लेकर चलूंगा। तो सभी लोग क्लास में जरूर प्रेजेंट होना शाम वाले। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग एम्पियर का परपति नियम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ओके, लिखिए सभी लोग, हेडिंग कर लीजिए एम्पियर का परपति नियम। क्या होता है एम्पियर का परपति नियम, ध्यान देना सभी लोग। देखिए, एम्पियर ने एक नियम दिया था जो कि आप लोग इलेक्ट्रिक में जो पढ़े थे गाउस के नियम के समान था। मैंने आपको बताया था उन्होंने क्या नियम दिया था। उन्होंने यह बताया था जैसे धारा और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध। उन्होंने क्या बताया था, धारा, वैद्युत धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य संबंध। उन्होंने वैद्युत धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य संबंध बताया था। उन्होंने क्या संबंध बताया था, क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, ध्यानपूर्वक सभी लोग इधर ध्यान देना और सुनना। सभी लोग सुनना और कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार इनका स्टेटमेंट लिखना जिनको आ रहा है, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। सुनना सभी लोग, देखना। उन्होंने बताया था किसी भी बंद परिपथ के लिए, मान लीजिए क्लोज परिपथ यानी बंद परिपथ, मान लीजिए यह है आपका ABCD। इस बंद परिपथ के लिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसमें I धारा बह रही है, तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा I का μ0 गुना होता है। मेरे साथ सभी लोग एक बार बोलेंगे, किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा I का μ0 गुना होता है। एक बार सभी लोग फिर से मेरे साथ बोलेंगे, किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा I का μ0 गुना होता है। स्टेटमेंट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हालांकि मैं चुंबकीय एम्पियर का परपति नियम लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था, लिखाया था और बताया भी था। आज इनके नियम का अनुप्रयोग बताना है, तो मैं सोचा कि आपको एक बार एम्पियर का परपति नियम रिवाइज करा दूं ताकि आपको आगे अच्छा समझ में आए। तो उन्होंने क्या बताया था, किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा I का μ0 गुना होता है। इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए एक बार सभी लोग मेरे साथ, किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद परिपथ में बहने वाली कुल
धारा, बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब यहां पे समझना, देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसका रेखीय समाकलन, डीएल का मतलब रेखीय समाकलन होता है, इस पूरे बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा आई है उसका म्यू नॉट गुना है। ये एम्पियर का परिपथी नियम है और इसी के अनुसार आज इनके इस नियम के अनुसार मैंने इसका अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको कई अनुप्रयोग बताया था, मैंने बताया था कोई अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें भी एम्पियर का परिपथी नियम यूज होता है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक बेलन है, इस बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, इस बेलन के मध्य बिंदु पर, इस बेलन की सतह पर, इस बेलन से r दूरी पर स्थित कोई ऊपर दूरी बिंदु है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये भी हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम से निकालते हैं। और मैंने आपको इसका फार्मूला भी बताया था और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से, जब मैं कराऊंगा तब आपको ये सभी फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको आ रहा है ये सभी फार्मूले तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनका अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। एम्पियर क्या जो परिपथी नियम है उसका कौन सा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, हेडिंग करिए सभी लोग, एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। हेडिंग क्या करना है आपको, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। देखिए अनुप्रयोग तो वैसे मैं कई बताया था, इनके इस नियम के अनुप्रयोग जो है वे सभी अनुप्रयोग थे जो मैंने आपको बताया कि कोई लंबा सीधा तार है, इस तार के कारण कोई बिंदु P है तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग है। लेकिन मैंने आपको एक धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये मैंने आपको बताया था, ये आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अक्षर से याद करना है, ये हम आपको कराने जा रहे हैं। मैं आप सभी लोग मुझसे एक वादा करना कि लेक्चर के बाद इस एम्पियर के परिपथी नियम को तुरंत के तुरंत याद कर लेंगे, एक एक शब्द उसको रट डालेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग हेडिंग करिएगा, किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या हेडिंग करना आप लोगों को, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए पर सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कोई धारावाही परिनालिका क्या होती है। देखिए एक परिनालिका होती है इस तरह से, ये आपकी परिनालिका होती है, इस परिनालिका पर हम लोग क्या करते हैं, वायर इस तरह से लुपेट देते हैं, वायर को हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है धारावाही परिनालिका, ये बन जाता है आपका धारावाही परिनालिका, ये हो जाता है आपका धारावाही परिनालिका, ये हो जाता है आपका धारावाही परिनालिका। ठीक है, बात समझ आई, ये आपका धारावाही परिनालिका है, इस पे हमने वायर को क्या राउंडिंग कर दिया है, तो ये आपका धारावाही परिनालिका है। हमने माना कि एक धारावाही परिनालिका है, इस धारावाही परिनालिका की जो लंबाई है यल है, आप लिख सकते हैं, एग्जाम में लिखना भी पड़ता है। माना एक धारावाही परिनालिका, वाही परिनालिका जिसकी लंबाई क्या है, यल है, जिसकी लंबाई क्या है, यल है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारावाही परिनालिका में फेरों की संख्या स्मॉल n है। धारावाही परिनालिका में जो फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, ये आपकी धारावाही परिनालिका है जिसकी लंबाई क्या है, यल है। मैंने आपको बताया एक धारावाही परिनालिका है जिसकी लंबाई यल है, इसमें I धारा बह रही है और इसमें परिनालिका में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस धारावाही परिनालिका के कारण कहीं पर मान लीजिए कोई बिंदु है, इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे।
विद्युत क्षेत्र की नहीं। कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ये अक्ष, ये धारावाही प्रणालिका की ये अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है। तो इस अक्ष पर हम लोग एक चतुर्भुज, एक बंद परिपथ बनाएंगे, तभी तो आपका बनेगा एम्पियर का परिपथी नियम। ये आपका बंद परिपथ मैं बनाऊंगा, बंद परिपथ A B C और D, ये बंद परिपथ बनाऊंगा। चूंकि देखिए ये बंद परिपथ हम लोग कल्पना करेंगे, काल्पनिक करेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना, तभी समझ में आएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है सीधे और डेरिवेशन के रूप में, और यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। देखिए A B C D ये आपका क्या है, क्या है? एक बंद परिपथ है जिसको हमने एज्यूम किया है, कल्पना किया है। एक बंद परिपथ है जिसे हम लोग कल्पना किए हैं। अब जरा सभी लोग बताना कि इसमें ये AB है, यह AB इस प्रणालिका के क्या है, समांतर है। और ये जो AB क्या है, सॉरी AB के बाद देखिए ये AD है, ये AD क्या है, इस प्रणालिका के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। अरे प्रणालिका ये है और ये ऊपर है तो 90 अंश का कोण बना रहा है। इसी तरह BC भी 90 अंश का कोण बना रहा है और ये DC क्या है, समांतर है, यानी प्रणालिका के बराबर है। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक बंद परिपथ की कल्पना करते हैं हम, एक बंद परिपथ की कल्पना करते हैं, बंद परिपथ ABCD की कल्पना करते हैं, ABCD की कल्पना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बंद परिपथ ABCD की कल्पना करते हैं। समझना सभी लोग ध्यान से, ये ABCD का हमने कल्पना किया है, जिसमें AB क्या है, प्रणालिका के समांतर है। AB प्रणालिका के, दिखाई दे रहा होगा आपको, प्रणालिका के समांतर है। ये भी क्या है, प्रणालिका के समांतर है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। AB क्या है, ये AB आपका प्रणालिका के समांतर है। समांतर का मतलब थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, 0 अंश है। समांतर का मतलब यही होता है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 अंश। अरे बोलो, कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? ठीक है। और ये देखिए, ये A और D, AD क्या है, AD प्रणालिका के लंबवत है, यानी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा। AD क्या है, प्रणालिका के लंबवत है, थीटा इज इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा। ये BC क्या है, प्रणालिका के, ये भी लंबवत है। अरे ये भी दोनों लंबवत है, लंबवत प्रणालिका ऐसे है और ये लंबवत है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप सभी को। और यहाँ पे ध्यान देना, ये DC क्या है, समांतर है। यहाँ पर DC है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए, ये DC है, प्रणालिका के समांतर है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 है। देखिए AB के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 है क्योंकि ये प्रणालिका के समांतर है। AB के लिए, सॉरी AB के लिए प्रणालिका के समांतर है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 है। A और D के लिए 90 अंश होगा क्योंकि ये प्रणालिका के लंबवत, प्रणालिका ये रही आपकी, इसके लंबवत है। BC के लिए 90 अंश होगा क्योंकि ये प्रणालिका के लंबवत है। DC के लिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 अंश हो जाएगा क्योंकि ये प्रणालिका के समांतर है। समझ में आया? ये DC वाला समांतर तो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बंद लूप, ये बंद लूप है, इसमें एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एम्पियर के अनुसार, एम्पियर के अनुसार क्या होता है, समाकलन B डॉट dl, समाकलन B डॉट dl, समाकलन B डॉट dl, यानी पूरा का B डॉट dl। अब यहाँ पर ये पूरे का B डॉट dl होगा, इन सभी के अलग अलग के बराबर होगा। जैसे मुझे आपको जाना है, मान लीजिए आपके घर से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली कैसे जाते हैं, एक ही साथ आप फ्लाइट से दिल्ली जा सकते हैं, या फिर बस पकड़कर आप सभी लोग पहले वाराणसी जाएं, फिर इलाहाबाद जाएं, फिर कानपुर जाएं, फिर आगरा जाएं, आगरा के पास दिल्ली जाएं, इस तरह से जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा, हमको ये पूरा यहाँ से पूरा इस परिपथ को लेना है, तो हम पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, जोड़ देंगे, पूरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना ध्यानपूर्वक, समाकलन A से B तक हमने आ गया और B डॉट dl हो जाएगा, प्लस करेंगे B से C तक जाएंगे, B से C तक B डॉट dl, फिर C से D तक जाएंगे, प्लस करेंगे C से D तक B डॉट dl, ठीक है। और D से A तक जाएंगे, प्लस समाकलन D से A B डॉट dl। दिखाई दे रहा सभी को?
बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बी डॉट डी एल। यहाँ तक सभी को क्लियर है। क्यों मैंने किया, क्योंकि देखो हमने यहाँ से शुरू किया था, हमने यहाँ से शुरू किया था, ए से बी गया इसमें, और बी से सी गया इसमें, और सी से डी गया इसमें, और डी से ए गया इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी को। अब देखना सभी लोग ध्यान दो, देखिए आप लोग क्लास 11th में आपके सिलेबस में था, बात यह है आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये आपकी मर्जी थी। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर सिलेबस में तो था लेकिन हमने पढ़ा नहीं, तो गलत बात है, आपको पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़े तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। और वैसे मैथ वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम होगी, तो सुनना ध्यान से। देखिए जहाँ पर भी जैसे ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, ये मतलब होता है। आप सभी लोग याद कर लो, आगे बहुत ही जरूरत होगा। ए क्रॉस बी होगा तो इसका मतलब होता है ए बी साइन थीटा, ये आप सभी लोग याद कर लो। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या है, डॉट है, आगे आपको एक फार्मूला आएगा जिसमें क्रॉस भी देखना मिलेगा, तो वहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पूरा डॉट है तो यहाँ पे कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, तो हम कास थीटा के फॉर्म में लिखते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा, कास थीटा के फॉर्म में इसे लिखते हैं समाकलन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ए बी डॉट डी एल कास थीटा प्लस समाकलन बी से सी बी डॉट बी डी एल कास थीटा प्लस सी से डी बी डी एल कास थीटा प्लस डी से ए बी डी एल कास थीटा, बी डी एल कास थीटा। ठीक है, बी डी एल कास थीटा ये हो जाएगा। अब बात आती है कास थीटा का वैल्यू क्या होगा। मैंने यहाँ पर आपको बताया ए बी परिनालिका के अक्ष के समांतर है तो कास थीटा के स्थान पर 0 हो जाएगा ए बी के लिए। ठीक है, थीटा के लिए 0 हो जाएगा, ए बी के लिए थीटा के लिए 0 हो जाएगा, और कास 0 का मान होता है, कास 0 का मान होता है 1। ठीक है, बी सी के लिए बी नहीं, ए और डी के लिए, ए डी के लिए, ए डी के लिए, इसके लिए ए और डी, इसके लिए क्या होता है 90 अंश, तो ए डी के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा का अंश 90 अंश हो जाएगा। कास 90 का मान क्या होता है 0 होता है। नहीं याद है तो तैयार कर लो, अभी से याद कर लो, बायोलॉजी वाले, मैथ वालों के लिए तो ये सब खिलवाड़ होगा। ठीक है, अब देखिए बी सी के लिए, बी सी कौन सा है, ये बी सी है, परिनालिका ये रही और ये लंबवत है। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सी के लिए क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। कास 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, अब कास बी सी हो गया। अब देखिए डी सी के लिए, तो डी सी के लिए क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि परिनालिका ये रही और ये आपके समांतर है, तो कास 0 का मान होता है 1। अब देखना हमें कुछ नहीं करना है, ये 1 0 1 0 ये सभी चीज़ें आपको इसी में रख देना है। अब देखिए यहाँ पर ये बी सी वाला, ये वाला जो टर्म है, यहाँ पर हम लोग अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बी सी वाला, सॉरी बी सी वाला, ये बी सी वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि कास बी सी का मान ये 0 हो रहा है, यानी कास के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसकी बात खत्म करते हैं और देखिए ए डी वाले को देखते हैं, ए डी ये वाला रहा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, इसका वजह क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखो ये कास 90, यहाँ पे कास 90 रखेंगे, कास के यहाँ पे 90 अंश रखेंगे तो कास 90 का मान 0 होता है, 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब बचता है ये और ये, इन दोनों को लिख लेते हैं हम लोग, समाकलन ए डी ए बी बी डॉट डी एल कास थीटा प्लस समाकलन सी डी बी डॉट डी एल कास थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों के लिए कास थीटा का मान 1 होगा, क्योंकि मैंने बताया कास 0 का मान 1 होता है, ये दोनों के लिए 1 होगा, इसको लिख रहे हैं। अब बात को समझना, ये परिनालिका रही, यहाँ से ये जो आपका अक्ष है, ये परिनालिका के बाद यहाँ से ये जो अक्ष है ये काफ़ी दूर होता है, दूर है, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग 0 मान लेते हैं, इस वैल्यू को हम लोग 0 मानते हैं। अब बचता क्या है, ये है बचता, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। समाकलन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू समाकलन हो जाएगा ए से बी, ये b चूंकि कांस्टेंट है, b कांस्टेंट होता है इसलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। और मैं आपको एक समाकलन का रूल बता रहे हैं, बायोलॉजी वाले रट लेंगे इसको। क्या रटना है आपको, समाकलन a से b तक इस पूरी लंबाई यल हो जाएगी। मैंने यहाँ पे माना था कि परिनालिका की लंबाई यल है
और जहां पर भी समाकलन होता है उसका मतलब योग होता है। तो ये परिनालिका की लंबाई कैपिटल यल हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, समाकलन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी कैपिटल यल, ये हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब सभी लोग ध्यान से सुनना, इसके बाद एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सभी लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी क्लास में 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं, और एक लड़के को आपको 2 टॉफी देना है, 2 टॉफी देना है, ठीक है। आपकी क्लास में 10 लड़के हैं, एक लड़के को 2 टॉफी देना है, और सॉरी आपकी क्लास में 10 लड़के हैं और आपके पास 2 क्लास है, एक 11th का एक 12th का, आपके पास 2 क्लास है 11th और 12th, 2 क्लास है आपके पास, और दोनों में 10-10 लड़के हैं, मानते हैं हम लोग 10 नहीं 100 पकड़ लीजिए, 100 लड़के हैं, मान लीजिए 100 लड़के हैं या 1000 लड़के हैं, 11th और 12th हैं, दोनों के पास 1-1 हज़ार लड़के हैं, ठीक है। और सबको आपको क्या देना है, टॉफी देना, वो भी 2-2। तो क्या करोगे, कितना टॉफी आपको लाना पड़ेगा, कितना टॉफी लाना पड़ेगा, 1000 इसके, 1000 इसके, 1000 इसके, 1000 इसके, ठीक है। और प्लस में सबको 2-2 देना, तो 2 का गुणा करोगे, 2 का गुणा करोगे और बाद में दोनों जोड़ दोगे, यही करोगे ना। नहीं समझ में आई बात, फिर से समझते हैं, नहीं समझ में आई आप लोगों को। अब इस बात को समझेंगे तो आगे आपको समझना आसान हो जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपकी क्लास में मान लीजिए 10 लड़के हैं, आप 10 को आपको 2-2 टॉफी देना है, तो आपको कितनी टॉफी खरीदनी पड़ेगी, सीधे करना है आपको 10 × 2, इतनी टॉफी, कुल टॉफी आपको 20 खरीदनी पड़ेगी। आपकी क्लास में अगर 20 लड़के हैं, सबको 2-2 टॉफी देना है, तो कितनी टॉफी खरीदनी पड़ेगी, 40 टॉफी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्लास ही 2 हो जाए, 20 लड़कों का 2 क्लास है, तो आपको कुल टॉफी कितनी खरीदनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 और गुणा कर लोगे, 2 का फिर से गुणा करोगे। मान लीजिए 3 क्लास है तो 3 का गुणा करोगे। बात समझ में आई। अगर आपके पास 20 लड़कों का एक क्लास है जिसमें आपको सभी को 2 टॉफी देना, तो 20 × 2 करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी 2 क्लासें हैं आपके पास या 3 क्लासें हैं, तो इसमें 3 का गुणा करोगे। सिमिलरली यहाँ पर केस आती है, आपके पास ये परिनालिका है, परिनालिका के एक फेरे में, एकांक फेरे में धारा की संख्या I है, ठीक है, और इस पूरे परिनालिका की लंबाई यल है, तो यल का गुणा करेंगे। और इस परिनालिका में यन फेरे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल यन का गुणा करेंगे, स्मॉल यन है, स्मॉल यन। तो पूरे परिनालिका में बहने वाली धारा कैपिटल I ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ILN। बात हुई कैसे, पहले यार एक लंबाई में I धारा बह रही है, क्योंकि इसकी लंबाई यल है तो इसलिए यल की गुणा कर रहे हैं, और इसमें यन फेरे हैं इसलिए यन की गुणा कर रहे हैं। अगर आ गया समझ में तो याद कर समझ लेना, नहीं समझ में आया तो याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए I का वैल्यू ये हो जाएगा, इसे याद रखना सभी लोग, इसे याद रखना। अब लिखना है यहाँ पर, चूंकि देखिए इसके नीचे आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चूंकि जगह नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्पियर के नियम के अनुसार, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम क्या था, समाकलन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये I था। I मतलब कुल धारा थी, यहाँ पे कुल धारा क्या है, I स्मॉल I यल यन, ये कुल धारा है। I तो पूरा धारा थी ना, परिपथ में बहने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है, तो यहाँ पर ये आपकी कुल धारा हो जाएगी। यानी इस I के स्थान पर हम लोग स्मॉल I यल यन लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल I यन यल लिख सकते हैं। बस समझ में आया बात। अब कुछ नहीं करना है, छोटी सी बात है, B डॉट DL इज इक्वल टू B कैपिटल यल है, यहाँ पे क्या है आपका, ये BL, ये दोनों देखिए B डॉट DL है, ये भी B डॉट DL है, और यहाँ पे BL है, यहाँ पे म्यू नॉट ILN है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो B कैपिटल यल इज इक्वल टू म्यू नॉट ILN, ठीक है, ILN, ये हो जाएगा। अब देखना ध्यानपूर्वक सभी लोग, ये यल से कट जाएगी, यल से कट जाएगा, और B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट IN, ये हो जाएगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे इसका PDF मैं शाम तक आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिए ये सभी चीजें हो गई, आपको बताइए समझ में आया सभी को, नहीं समझ में आया लेक्चर को एक बार और देखना, एक एक पॉइंट को मैं बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया हूं यहाँ पर, ठीक है, पूरा परिनालिका से लेकर लास्ट तक। ये आपका प्रूफ हुआ, यही आपको प्रूफ करना था, और ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया था,
कल ही बता दिया था कि ये पन्नालाकारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, लेकिन अब आपको इसका प्रूफ भी मिल गया। चूंकि इसका प्रूफ आपके एग्जाम में पूछता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संडे को टेस्ट है, सभी लोग टेस्ट में जरूर आना। शाम 8 बजे मैं चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो हैं उसका मैराथन क्लास लेने वाला हूं। 2-3 घंटे की क्लासेज होंगी, तो सभी लोग जरूर आना क्लास में ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।